नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज नीतीश कुमार की सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। किन चेहरों को मिली है मंत्रिमंडल में जगह, दिखाएंगे खबर विस्तार से। चर्चा करेंगे कि तमिलनाडु के सीएम के हिंदी विरोधी बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या दिया जवाब। होगी बात महाकुंभ के आखिरी दिन पहुंचे श्रद्धालुओं के सैलाब की भी। बताएंगे कैसे देश भर में मनाया गया आज महाशिवरात्रि का महापर्व। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में इसी साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी कोटे से बने 7 नए मंत्री। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या बढ़कर हुई 36। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य के साथ अन्याय करने और परिसीमन के बाद राज्य की सीटों की संख्या कम करने के आरोप को किया सिरे से खारिज। कहा यह ध्यान भटकाने का तरीका। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में दाखिल किया तीसरा पूरक आरोप पत्र। अभिषेक बनर्जी नाम के व्यक्ति का जिक्र। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के वकील ने कहा, हमारे मुवक्किल को किया जा रहा परेशान। महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का हुआ औपचारिक समापन। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। आखिरी दिन एयरफोर्स के शो ने मोहा भक्तों का मन। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के मंदिरों में बम बम भोले की जयकार। बाबा विश्वनाथ, महाकाल और देवघर समेत सभी ज्योतिर्लिंग में भक्तों ने किया जलाभिषेक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री के पद की शपथ ली, जिनमें विजय कुमार मंडल, जीवेश मिश्रा, संजय सरावरी, मोतीलाल प्रसाद, राजू कुमार सिंह और डॉक्टर सुनील कुमार के साथ साथ कृष्ण कुमार मंटू भी शामिल रहे। इस विस्तार के बाद बीजेपी के मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है। तो नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले नए मंत्रियों को चुनने में जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश की है। नए मंत्रियों में राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और वैश्य समुदाय के चेहरों को जगह दी गई है। बिहार में अक्टूबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले बुधवार सुबह से ही सियासी गतिविधियां अचानक बढ़ गईं। सुबह से जो अटकलें शुरू हुई, शाम 4 बजे राजभवन में उसका समापन हो गया। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीजेपी के 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में जिन 7 चेहरों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है, उनमें अररिया जिले की सक्टी विधानसभा सीट से विधायक विजय कुमार मंडल, दरभंगा जिले की जाले सीट से विधायक जीवेश मिश्रा और दरभंगा जिले की ही दरभंगा सीट से विधायक संजय सरावरी, सीतामढ़ी जिले की रीगा सीट से विधायक मोतीलाल प्रसाद, मुजफ्फरपुर जिले की साहिबगंज सीट से विधायक राजू कुमार सिंह, नालंदा जिले की बिहार शरीफ सीट से विधायक डॉक्टर सुनील कुमार और सारण जिले की अमनौर सीट से विधायक कृष्ण कुमार मंटू शामिल हैं। इस विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है। कम समय में ज्यादा काम करना है और इसलिए गति बढ़ाकर रखनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, उस विश्वास पर हम लोग जो है खरे उतरेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही बीजेपी जेडीयू की सरकार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। कैबिनेट का ये विस्तार इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी और जेडीयू ने एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बात पूरी तरह साफ है कि 2020 की ही तरह इस बार भी एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार और कड़ी लड़ाई होने जा रही है। अब 7 मंत्री हुए हैं, सबको बधाई है। मैं सबको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के विकास को और गति मिले। इससे पहले बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनने के करीब 7 महीने बाद दिलीप जायसवाल ने पार्टी की एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को फॉलो करते हुए नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया।
उन्होंने कहा कि बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति का पालन करते हुए ये निर्णय लिया है। एक व्यक्ति एक पद भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व पूरे भारतीय जनता पार्टी का बागडोर और जिम्मेवारी मुझ पर विश्वास रखती है। कैबिनेट विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का बखूबी ध्यान रखा गया है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में नए आने वाले सभी 7 मंत्री बीजेपी से हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और वैश्य समाज से आने वाले चेहरे शामिल हैं। कैबिनेट के विस्तार के साथ ही बिहार के मंत्रिमंडल में अब कोई जगह रिक्त नहीं है। नीतीश मंत्रिमंडल में अब कुल 36 मंत्री हैं, जिसमें भाजपा के 2 डिप्टी सीएम समेत 21 मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं, जबकि जेडीयू के सीएम पद के साथ 13 मंत्री शामिल हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का 1 और निर्दलीय का 1 मंत्री शामिल है। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पटना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कल हिंदी भाषा को थोपने और परिसीमन के द्वारा राज्य के हितों के नुकसान का आरोप लगाया था, तो आज जवाब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। शाह ने कहा कि परिसीमन से किसी भी राज्य की लोकसभा सीट में कमी नहीं होगी, बल्कि परिसीमन का फायदा दक्षिणी राज्यों को मिले, इस पर मोदी सरकार काम कर रही है, ध्यान दे रही है। तमिलनाडु के कई बीजेपी के नेताओं ने डीएमके के उसके हिंदी विरोध पर भी उसको घेरा है और स्टालिन पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु में गरमाई सियासत, स्टालिन के आरोपों पर भड़के अमित शाह। अमित शाह का स्टालिन पर निशाना, कहा ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रही हैं स्टालिन। तमिलनाडु में साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य और केंद्र के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र पर हिंदी थोपने, तमिलनाडु के साथ अन्याय करने और परिसीमन के बाद राज्य की सीटों की संख्या कम करने का आरोप लगाया था। बुधवार को तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि केंद्र कैसे राज्य को ज्यादा मदद दे रही है। वहीं पर परिसीमन को लेकर स्टालिन पर गलत सूचना अभियान फैलाने का भी आरोप लगाया। तमिलनाडु के सीएम हमेशा मोदी सरकार ने तमिलनाडु को अन्याय किया इसकी बात करती। मैं आज सीएम साहब को कहने आया हूं, अगर आप सही बोलते हैं तो कल मेरी बात का जवाब तमिलनाडु की जनता के सामने देंगे। आप गोलमोल बात मत करिए। मैं आज स्टेटिस्टिक के साथ हमारा अकाउंट लेकर आया हूं, इसका जवाब देना। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के दौरान यूपीए सरकार ने तमिलनाडु को 1,52,901 करोड़ रुपए दिए, जबकि 2014 से 2024 के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को 5,08,337 करोड़ रुपए प्रदान किए। इसके अलावा मोदी सरकार ने तमिलनाडु को 1,43,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी दिए। वहीं हिंदी के मामले में स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार हिंदी को तमिल मातृभाषा पर हावी नहीं होने देगी। इतना ही नहीं, स्टालिन ने तो केंद्र पर हिंदी थोपकर भाषा युद्ध के बीज बोने का भी आरोप लगा दिया। हालांकि बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर स्टालिन सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। We are not playing divisive politics. In fact, even BJP government is trying to force Hindi on us. If you are against Hindi, what these DMK people should have done? They should have gone to the schools run by DMK politicians, including the First Family's School of Sunshine. Go there, protest. You should say them that if you teach Hindi, we will close the school. कुछ संगठन केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को डीएमके छात्र विंग और छात्र महासंघ ने चेन्नई के सैदापेट स्थित डाकघर पर धरना दिया और हिंदी नाम बोर्ड पर पेंट कर दिया। बीजेपी का साफ कहना है कि डीएमके और स्टालिन ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और हर मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं।
भारत की हर भाषा भारतीय भाषा है। उदयनिधि स्टालिन और के पिताजी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। इसीलिए आज वो इस बात से डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि तमिलनाडु की जनता उनके खिलाफ खड़ी हुई है। वैसे स्थानीय लोग इस मामले पर विरोध को सही नहीं बता रहे हैं। I am learning a 5-6 and I would like to learn another 5 or 6. अगर हम एटलीस्ट कम से कम 3 भाषा में हर आदमी बात कर सकते, इनका मातृभाषा, हम हमारा मातृभाषा नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी स्टालिन को लेटर लिखकर कहा था कि एनईपी में किसी भी भाषा को थोपने का सवाल नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे ही ठीक करने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस पूरे राजनीतिक विवाद के पीछे कहीं ना कहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक तरीके से प्रपोजल्स दिए गए हैं वो एक आधार बनता दिखाई पड़ रहा है, जिसमें त्रिभाषा की बात की गई, यानी 3 लैंग्वेजेस की बात की गई है, जिसको लेकर राज्य में तमिलनाडु में डीएमके जो पार्टी है वो एक तरीके से विरोध कर रही है। लेकिन हमको समझने की जरूरत है कि आखिर ये त्रिभाषा नीति है क्या। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार से इस त्रिभाषा यानी कि 3 लैंग्वेज की बात को रखा गया, उसका हम एक तरीके से प्रावधान क्या है उसका जिक्र करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखने का प्रावधान किया गया है और इस प्रावधान के तहत स्टूडेंट्स को ज़्यादा विस्तार से सीखने का मौका मिले स्थानीय भाषाओं में, इस पे फोकस किया गया। किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया, कोई भाषा अनिवार्य नहीं है, ये थोपा नहीं गया, ये स्पष्ट रूप से एनईपी में लिखा हुआ है। राज्यों और संबंधित स्कूलों को 3 भाषाएं चुनने का अधिकार एनईपी में ही दिया गया है और इस प्रकार का अधिकार राज्यों को है, स्कूलों को है। 1 से 5वीं तक की क्लास में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई कराया जाए, इसको लेकर एनईपी कहती है। इसका फायदा जो बच्चे हैं उसके मानसिक विकास पर तेजी से बढ़ता भी नजर आता है। 6वीं से लेकर 10वीं तक की कक्षाओं में 3 भाषाओं की पढ़ाई करना एक तरीके से अनिवार्य किया गया और इन्हीं भाषाओं में बच्चों के पास में विकल्प है, लेकिन कोई भाषा थोपी नहीं गई है। गैर हिंदी भाषी जो राज्य है हिंदुस्तान में, उनमें अंग्रेजी या एक अन्य भारतीय भाषा का विकल्प दिया गया है। ये नहीं कहा गया है कि आपको हिंदी ही पढ़नी है, ये बिल्कुल नहीं अनिवार्य किया गया है। किसी भी प्रकार जो भारतीय भाषा है उनका विकल्प दिया गया है। 11वीं और 12वीं की जो कक्षाएं उसमें विदेशी भाषा का विकल्प भी मौजूद है, क्योंकि बहुत से बच्चे जर्मन, फ्रेंच या अन्य भाषाओं को पढ़ते हैं। उस प्रकार का विकल्प भी एनईपी में 11वीं और 12वीं के बच्चों को दिया गया है। 8वीं तक की पढ़ाई में मातृभाषा, स्थानीय भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है ताकि बच्चे का बौद्धिक विकास सही तरीके से हो सके। लेकिन इसमें किसी भाषा या कहा जाए हिंदी को थोपा या अनिवार्य नहीं किया गया है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है, लेकिन पढ़ाई ही जाएगी ऐसा नहीं लिखा है। पढ़ाई जा सकती है, इसका फैसला राज्यों और स्कूलों को करना है। हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा भी हो सकती है, इसका भी विकल्प एक तरीके से स्कूलों और राज्यों को दिया गया है। इसी तरीके से ये पूरी बात जो त्रिभाषा की पॉलिसी है, जो 3 लैंग्वेज की बात है, वो एक तरीके से इसमें दिया गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि आखिर क्या चीज़ है। किसी भी भाषा को अपनाना अनिवार्य नहीं किया गया, ये भी एनईपी में लिखा हुआ है। अनिवार्य नहीं है, राज्यों स्कूलों को स्वतंत्रता है कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाएंगे। इस बात का हमने पहले भी जिक्र किया। तो एक तरीके से राज्य और स्कूल स्वतंत्र है 3 भाषाएं चुनने को लेकर। किसी भी भाषा को अनिवार्य रूप से थोपने का प्रावधान नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है, नई शिक्षा नीति में नहीं है। तमिलनाडु में 1968 में 2 भाषा फॉर्मूला, जिसमें तमिल और अंग्रेजी है, उसी का पालन होता आ रहा है। ये एक तरीके से 60 के दशक के अंत में 1968 से ही वहां पे 2 लैंग्वेज थ्योरी एक तरीके से लगातार चल रही है। त्रिभाषा फॉर्मूले पर तमिलनाडु में विरोध के सुर नजर आ रहे हैं। इसका एक बड़ी वजह राजनीतिक वजह है और एक तरीके से हिंदी विरोध की जो सेंटिमेंट्स हैं उसके तहत इस प्रकार का विरोध किया जा रहा है। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी भाषा को पढ़ाने की अनिवार्यता नहीं की गई है, ये साफ तौर से एक तरीके से लिखा हुआ है और ये अपने आप में अनिवार्य नहीं है। तीसरी भाषा के रूप में किसी भी भाषा को पढ़ाने का प्रावधान किया गया क्योंकि अनिवार्यता की शर्त नहीं है, ये बात लगातार आपको बताई गई है। तमिलनाडु उन राज्यों में शामिल है जहां पर अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू नहीं किया गया, यानी तमिलनाडु ने अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया है और इसी वजह से वहां पे विरोध होना भी शुरू हो गया। तो ये अपने आप में इसके वजहें अलग है, लेकिन उसका विरोध इस वजह से हो रहा। तमिलनाडु हिंदी विरोध की राजनीति का भी जिक्र करते हैं क्योंकि तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर हिंदी विरोध की दशकों पुरानी एक राजनीति देखने को मिलती है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है और ये एक तरीके से आजादी से पहले तक जाता है।
स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही एक तरीके से वहां पे जब हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर बातचीत हुई थी तो उसी समय से वहां पे इसका विरोध होना शुरू हो गया था। गांधी जी ने भी प्रयास किया था, बावजूद उसके वहां पर इसका विरोध हुआ था। 1937 में मद्रास प्रांत में हिंदी के समर्थन पर एक तरीके से वहां पे जब प्रयास किया गया तो हिंसक प्रदर्शन हुए थे और बड़ी संख्या में वहां पर हिंसा भी देखने को मिली। तो 1937 की ही बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से आजादी के बाद 1965 में हिंदी को आधिकारिक और राष्ट्रभाषा बनाने का जब प्रयास हुआ, उस फैसले का खुलकर मुखर विरोध हुआ था तमिलनाडु में, और अपने आप में उस समय भी लंबे समय तक हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने पर तमिलनाडु में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे और यह हिंसा सड़कों पर भी देखने को मिल रही थी। उस वक्त 1965 की बात कर रहे हैं। हिंसक झड़पों में उस वक्त 1965 का जिक्र कर रहे हैं, लगभग 70 लोगों के जान भी चली गई थी। इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन में लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ लगातार एक तरीके से उफान दिखाई पड़ रहा था। 1967 में हिंदी विरोध आंदोलन के नाम पर डीएमके ने सत्ता हासिल की थी, यानी 1967 में डीएमके ने उससे पहले पूरी राजनीतिक एक जमीन तैयार की और उसी आधार पर लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ में वो यहां तक पहुंचे थे और उन्होंने सत्ता हासिल की थी। 1967 में पहली बार डीएमके को हाथ में सत्ता आई थी। हिंदी विरोध का एक बड़ा आधार बना था। 2022 में, अभी 2 साल पहले की अगर बात की जाए तो जो वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उन्होंने हिंदी भाषा के खिलाफ वहां की जो विधानसभा है उसमें एक तरीके से प्रस्ताव को रखा था और एक तरीके से पारित भी हुआ था। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से एक लंबा दशकों पुराना इतिहास रहा है तमिलनाडु में हिंदी के विरोध को लेकर, और मौजूदा समय में नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा की जो पॉलिसी है उसको लेकर एक नए तरीके का विरोध, राजनीतिक विरोध देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जब आज गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और स्थानीय जो राजनीति है उसमें कई प्रकार के जो आरोप केंद्र पे लगाए जा रहे हैं उसका जवाब गृह मंत्री ने दिया। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रहा है डीएमके पर अमित शाह का वार सीधे तौर पर ये अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। और अमित शाह आज पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे सीधे तौर पे वार किया है डीएमके पर, उसकी राजनीति को लेकर, और ये आप इस विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ में अनंत कृष्णन जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं तमिलनाडु में बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अनंत कृष्णन जी आपसे करते हैं, क्योंकि डीएमके कह रही है कि केंद्र के द्वारा एक तरीके से हिंदी को थोपा जा रहा है। क्या है स्थानीय स्तर पर इस पूरी राजनीति के मायने, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। सर, तमिलनाडु में ऐसा राजनीति इन लोग एक ड्रामा चला रहे हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट और स्टालिन जी का। ये कभी भी ऐसा करते हैं। ये तमिलनाडु में लॉ एंड ऑर्डर और बच्चा लोग का ऊपर अत्याचार, फिर उसके बाद लूट, ये सब इन लोग सब ये तमिलनाडु गवर्नमेंट में ज्यादा चल रहा है। इसको पलटने के लिए सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक आरोप लगा रहा है। ये तमिलनाडु में हिंदी को दबाव दे रहे हैं, हिंदी पढ़ने के लिए प्रेशर कर रहे हैं, ऐसा करके लोग बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। तमिलनाडु जनता भी ऐसा सोचता भी नहीं है। इसका पहले इन लोग राजनीति सब ऐसी एक एजेंडा लेके सबके साथ ये ऐसा किया, उसमें उन लोग जीता भी था। लेकिन ये बार ऐसी नहीं कर सकता, क्यों बोलने से हमारा प्राइम मिनिस्टर सब जगह तमिल को लेके काशी तमिल संगमम, उसके बाद सौराष्ट्र तमिल संगमम, दोबारा काशी तमिल संगमम, ये सब तमिल के ऊपर वर्ल्ड में कहीं भी जाने से तिरुकुरल बता रहे हैं। तमिल में कितना लैंग्वेज में सब जगह ट्रांसलेट करके बुक बना रहे हैं। ये सब तमिल को उतना ऊंचा में रखते हैं। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा है, इन लोग एक प्रचार ऐसा कर रहे हैं सर। ठीक है, उसका एक प्रचार कर रहे हैं, एक तरीके से जो जमीनी सच्चाई नहीं उसका जिक्र कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे, क्योंकि डीएमके पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। विरोध की वजह से विरोध हो रहा है। हिंदी भाषा का एक दशकों पुराना एक विरोध का एक सिलसिला हमने देखा है, वहां की सियासत में एक बड़ा मसला है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को एक विस्तार पूर्वक शिक्षा मिल सके, अगर उनकी चॉइस है तो कर सके, ये अनिवार्य नहीं है। इसमें किस बात का विरोध होने की जरूरत है? क्या गुंजाइश दिखाई पड़ती है आपको?
देखिए, हम टोटली एंडोर्स करते हैं जो डीएमके की लाइन है और जो स्टालिन साहब ने कहा है, मैं उस बात को एंडोर्स करता हूं। एक तो पहली चीज मुझे बताइए कि 3 लैंग्वेज है, तो तमिलनाडु में एक बच्चा अगर है पढ़ रहा, तमिल पढ़ी उसने, इंग्लिश पढ़ी, तो तीसरी लैंग्वेज कौन सी पढ़ेगा? जो आप क्या पढ़ेगा वो? और ये आपने जो नीति बनाई है, ये किस लिए बनाई है? ये लैंग्वेज इंपोजिशन एक वॉलंटरी चीज है, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चलती है। आज सप्लाई ज्यादा है तो सब लोग इंग्लिश सीखते हैं, विदेशों में नौकरी मिलती है, मल्टीनेशनल में नौकरी मिलती है, एमबीए के बड़े कॉलेज में, तो हमेशा किसी भी चीज को थोपा नहीं जाता। विवेक जी, तमिलनाडु के अंदर विवेक जी, विवेक, नहीं, आप ही को सुन रहा हूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। विवेक जी, बात सवाल ये है कि थोपा नहीं गया, वो अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अनिवार्य में थोपा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है सर। ये देखिए, ये जो तथ्य है ना, वो कंपलसरी नहीं है, वो एक विकल्प है, एक ऑप्शनल है। अगर ऑप्शन है तो फिर थोपने की बात कहां हुई? वो कोई बच्चा कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकता है, इधर से नहीं तो उधर से। जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर, वो जो है इन्फ्लुएंस होकर के वो हिंदी को कोई इंपोजिशन करेंगे लास्ट में। दैट इज द प्रॉब्लम। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लेफ्ट खिलाफ है, टोटली खिलाफ है हम। द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है, अगर आप स्टडी करेंगे, द ग्रेट पेरियर ही विजिटेड यूनाइटेड यूएसएसआर, वहां रहने के बाद वापस आए, जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया तमिलनाडु में, जिससे जो उत्पीड़न था जो ब्राह्मण समाज वहां कर रहा था सदियों से, और उसमें संस्कृत का एक इंपोजिशन था, तो कहीं ना कहीं ये संस्कृत के इंपोजिशन का एक इनडायरेक्ट मुखालिफत है जो पब्लिक करती आई है। ठीक है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो एक संभावनाओं का जिक्र कर रहे हैं। विवेक जी, आप बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी कागज में, एनईपी में लिखा नहीं है कि वो कंपलसरी अनिवार्य है। मैं आता हूं आपके पास में, दुष्यंत नागर जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक। दुष्यंत जी, कांग्रेस कहां पे स्टैंड कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि एक सहयोगी दल के तौर पर डीएमके एक लगातार एक पुराना सहयोगी है कांग्रेस का, वहां पर हिंदी का विरोध हो रहा है। कांग्रेस अगर वहां पे उनके साथ खड़ी है तो फिर उत्तर भारत पे किस प्रकार से अपनी बात को आगे रखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को बांट के राजनीति करने का काम कर रही है। अगर भाजपा की नीयत होती हिंदी के प्रचार प्रसार की या पूरे देश में हिंदी को एक समान रूप से लागू करने की, तो सबसे पहले केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज शुरू करें, उसके बाद जुडिशियरी का सारा कामकाज हिंदी में शुरू करें, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करें। लेकिन ऐसा कोई प्रयास इन्होंने नहीं किया। ये तो किसी भी सर मेडिकल की पढ़ाई की बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं सर हिंदी में। दुष्यंत जी, सर 11 साल हो गए सर, कितने डॉक्टर हिंदी में पढ़ के निकले? मुझे सर 5 साल तो एक डॉक्टर को पढ़ने में लग जाता है सर। तथ्यात्मक बात करिए सर। मैं आपसे कांग्रेस का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ दुष्यंत जी, मैं आपसे कांग्रेस का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ कि इस विवाद में कांग्रेस कहां पे खड़ी है? दुष्यंत जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये पूरे देश की पार्टी है। कांग्रेस सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करती है, हिंदी का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस कभी बांटने की राजनीति नहीं करती जो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदी के प्रमोशन में, सिर्फ विवाद खड़ा करने में, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। भारतवर्ष है जिसकी अपनी एक क्षेत्रीय विविधता है, वो भाषाई क्षेत्र में भी है, वो खान पान में भी है, वो कपड़ा पहनने में भी है। सर इससे कैसे बढ़ रहा है दुष्यंत जी, इससे कैसे बढ़ रहा है? मतलब बीजेपी ने या एनईपी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तमिलनाडु में विरोध होना आपको लगता लॉजिकल है? पार्टी ने, आप एक बार बताइए जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी अगर हिंदी को प्रमोट करना चाहती है तो उन्होंने 3 काम मुझे बता दें। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर। अभी मेरा काम है आपसे सवाल करना। दुष्यंत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे मैं सवाल करूंगा सर। अभी आपको जवाब देना, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? दूसरा, एनईपी के अगर ये प्रोविजनल है कि ऑप्शनल तरीके से लैंग्वेज को अगर अडॉप्ट करना है तो उससे विभाजन की राजनीति कहां होती है? वो तार्किक बात समझाइए जरा मुझे। महात्मा गांधी से लगा के राहुल गांधी तक कांग्रेस पार्टी की एक लाइन रही है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। यही मेरा जवाब है, यही कांग्रेस का स्टैंड। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, ठीक है आप ओके। विजय त्रिवेदी जी, सवाल यह है कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो नई आई 2020 में, उसके माध्यम से अगर विकल्प ज्यादा बेहतर मौजूद हो सकते हैं बच्चों के पास में, तो उसमें राजनीति क्यों, और क्यों इस प्रकार का हिंदी विरोध दिखाई पड़ रहा है? अरुण जी, इसका जवाब से पहले मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि 1965 में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का प्रस्ताव रखा गया था, आधिकारिक भाषा बनाया गया था, तो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी उस वक्त? कांग्रेस की सरकार थी ना। जी बिल्कुल। वो कांग्रेस आज जो है ये बात कर रही हो कि अनेकता में एकता की,
और वो भी उस पॉलिसी के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑप्शनल रखा गया है। एक बात समझने की जरूरत है कि भाषा जो है वो आपके लिए दरवाजे खोलती है, आपके व्यवसाय के दरवाजे खोलती है, आपके बढ़ोतरी के दरवाजे खोलती है। आज तमिलनाडु हिंदुस्तान के उन्हीं सब हिस्सों में से शामिल है जिसको हिंदी में काम करना। और जब कंपल्सरी विवेक जी मैं आ रहा हूं आपके पास, विजय जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। हाँ, जब भाषा कंपलसरी नहीं है तो फिर तो विवाद ही नहीं हो सकता ना, इस पर क्या विवाद करना है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ये कंपलसरी भी होता तो भी बेहतर होता, क्योंकि हिंदी सीखने से क्यों वंचित रखा जाए तमिलनाडु को, क्यों वो जो राष्ट्र की मुख्य धारा है, आज जो हिंदुस्तान में ज्यादातर जगहों पर हिंदी में काम हो रहा है, हम विदेशी भाषाएं भी क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमारे ऑप्शंस बढ़ते हैं। बल्कि इस राजनीति का तो विरोध किया जाना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सिखाने पर जोर दे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो भी गैर हिंदी जो भाषाएं हैं उनको पढ़ाने पर जोर दिया जाए, तो एक सामंजस्य भी बनेगा। और तमिलनाडु जाए तो विजय त्रिवेदी को समझ में ना आए, और तमिलनाडु से कोई यदि उत्तर प्रदेश पहुंच जाए उसे हिंदी नहीं समझ में आए, उससे फायदा क्या है? तो वो तो बल्कि एकता में बांध रहा है जी। भाषाएं ज्यादा से ज्यादा सीखकर आपके ऑप्शंस खुलते हैं, आपके करियर ऑप्शंस खुलते हैं। प्रणब मुखर्जी साहब का मुझे याद है कि उन्होंने एक बार कहा था एक इंटरव्यू में कि मैं प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती थी। तो हिंदुस्तान की जो बड़ी आबादी है, बल्कि आप इस तरह से तमिलनाडु के लोगों को उनके अधिकारों से, उनकी जो ऑप्शंस हैं उससे रोक रहे हैं। ये बल्कि इसका विरोध किया जाना चाहिए कि इस तरह की बात ना हो। और एनईपी में तो कहीं पर ये बात ही नहीं कही गई है। जब ऑप्शनल है आपकी मर्जी हो तो की, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति एक सब नेशनलिज्म पर चलती है। आपको याद हो कि पिछले दिनों सनातन को लेकर विरोध हो रहा था। अब वो सनातन का विरोध करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी आप कुंभ में भी जिस तरह से देखा कि 60 करोड़ लोग तमिलनाडु से यहाँ तक आए हैं, और तमिल संगमम जो काशी तमिल संगमम हुआ काशी और तमिल से लेकर, उससे उसको विरोध को तो नहीं किया जा सकता संस्कृति को लेकर। तब हिंदी पर सब नेशनलिज्म के नाम पर विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल, और संस्कृत का विरोध भी हमें संसद में अभी देखने को मिला था अभी बीते सत्र में। अनंत जी, सवाल यही है कि लगातार विरोध हो रहा है और तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो वहां पे इस वक्त सत्ता में है तमिलनाडु में, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो एक बात बहस तो बनती है कि साहब किस तरीके से आप उनको समझा पाएंगे और राज्य की जनता आपकी इस बात को समझेगी? अनंत जी। सर देखिए, ये डीएम के राजनीति ऐसा कर रहे हैं, ये भाषा के लिए रखने से उसको ऊपर सभी वोट देगा जी। सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु जनता को ऊपर एजेंट्स में काम कर रहे हैं, पैसा फंड नहीं दे रहे हैं, ऐसा बोल बोल के इन लोगों को जो भी काम है वो सब छुपाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये एक आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। तमिलनाडु गवर्नमेंट में तमिलनाडु ऐसा एक जगह है, केरला है, कर्नाटक है, उसके बाद आंध्रा है। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं भी जाके देखिए, आप एक सर्वे कर लीजिए, उन लोग सब अभी केरला के बगल में डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, उसमें सब मलयालम एक लैंग्वेज आ रहा है जी। उसके बाद कर्नाटक के बगल में कन्नड़ा एक भाषा, तो आंध्रा के बगल में आंध्रा एक भाषा। ये सब पहले से वो गवर्नमेंट स्कूल से वो चला रहा है सर, वो सब सीखते हैं तमिलनाडु में। और एक बात है, कितना एमपी है, कितना मिनिस्टर है, उन बच्चा लोग सभी हमारा चीफ मिनिस्टर का लड़की एक सनशाइन करके एक स्कूल चला रहे हैं, सीबीएसई स्कूल जी। इन लोग सब सीबीएसई स्कूल चला रहे हैं। उसमें तमिल सीखने से, तमिल इंग्लिश में बात नहीं करने से उन लोगों को फाइन है, हिंदी में बात नहीं करने से उनको फाइन है। लेकिन तमिल को हम ऊपर रखते हैं, बढ़ावा देते हैं, ऐसा करके तमिलनाडु गवर्नमेंट में स्टालिन जी बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कितना बच्चा लोग है, सभी एक थर्ड लैंग्वेज, बिल्कुल एक थर्ड लैंग्वेज का एक तरीके से ऑप्शन खुलता है। थोड़ा समय सीमा है विवेक जी, संक्षेप में मेरा पॉइंटेड सवाल यह है कि अगर वैकल्पिक रूप से बच्चे अगर नई भाषा, अगर इंग्लिश सीख रहे हैं, विदेशी फ्रेंच या जर्मन सीख रहे हैं, तो हिंदी अगर वो सीखना चाहते हैं तो उस विकल्प को रोकने की वजह क्यों होनी चाहिए? वही है सर, हमारी रोकने की ये वजह। अनंत जी ये सवाल मेरा विवेक जी से है, मेरा जी हाँ विवेक जी बोलिए। नहीं, संघ का एक एजेंडा है। संघ कहता है साहब एक भाषा, एक कल्चर, एक संस्कृति, एक धर्म, वन नेशन, वन रिलीजन। तो हम इसके खिलाफ हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, जो पिक्चरें आजकल बन रही हैं, इसकी मुखालिफत होगी। और इंपोजिशन ऑफ हिंदी इन तमिलनाडु इज रॉन्ग। देयर इज नो नीड। कोर्ट्स वहां पे तमिल में चल रहे हैं, चलेंगे। कोर्ट्स आंध्र प्रदेश
देश में तेलुगु में चल रहे हैं, चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस आते हैं, इंग्लिश में अनुवाद होता है। तो जबरदस्ती एक मोनोलिथिक ठीक है दुष्यंत जी, सवाल यह है कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने के भाषा बड़ा रोल अदा करती है। बच्चों को क्यों थोपा जाए इस बात के लिए कि साहब आपको नहीं ही पढ़ना है? अगर विकल्प है तो क्या दिक्कत है? पॉइंटेड सवाल, थोड़ा संक्षेप में जवाब चाहूंगा दुष्यंत जी। ये देश को एकता में जोड़ने के लिए समता और समानता की जरूरत है। सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की जरूरत है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं तमिलनाडु सरकार का जीएसटी का बकाया तो दे नहीं रहे आप। अगर तमिल लोगों से आपको प्रेम है तो तमिलनाडु की सरकार को आर्थिक सहायता तो केंद्र सरकार देगी। तो सर तमिल भाषा पे प्रतिबंध नहीं है ना सर? तमिल भाषा तो उसमें ऑप्शन में है ही सर, वो तो विकल्प की बात हो रही है जी। वहां के मुख्यमंत्री घूम रहे थे, दिल्ली में चक्कर लगाते रहे, 9,000 करोड़ का पैकेज दे दीजिए, वो तो दे नहीं रहे हैं। सारा पैसा तो दिया जा रहा है। दुष्यंत जी, कांग्रेस स्टैंड साफ कर नहीं पा रही। आपसे लगातार मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस विवाद को लेकर। मैं समय की थोड़ा सीमा है। विजय जी, फाइनल कमेंट आपका। आखिर इस विवाद क्योंकि चुनाव से पहले ये गरमाएगा और ये किस तरह से आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा? विजय जी, फाइनल कमेंट। यही तो जवाब है आर्यन कि चुनाव पास आ गए हैं, इसलिए ये विवाद गरमाया हुआ है। हो सकता है चुनाव खत्म हो जाए तो, जैसे अभी बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे स्कूलों में जो स्टालिन साहब की फैमिली के स्कूल थे वहां भी हिंदी चल रही है। मसला हिंदी का नहीं है, मसला है राजनीति का। और अभी चुनाव है तो थोड़ा सा गर्माहट रहने दीजिए कि वो बनाते रहे, ताकि किसी न किसी विषय पर इस बात के मुद्दे पर लड़ाई हो। अभी आपको ध्यान हो कि पहले डिलिमिटेशन को लेकर हो रही थी जी, इस लोकसभा की सीट कम हो जाएंगी। अब उस पर जब ये साफ हो गया, सरकार ने कर दिया कि वो कोई सीट कम नहीं की जाएगी, तो एक नए मुद्दे पर आ गए। सनातन हुआ, फिर सीट हुई, अब हिंदी हो गई। और हिंदी का मुद्दा 50 साल से चल रहा है वहां पर। और दुष्यंत जी को शायद पता है कि डीएमके के साथ कांग्रेस के रिश्ते कैसे रहे हैं। 97 की वो याद होगा उसको कि जैन कमीशन की रिपोर्ट के बाद कैसे सरकार गिराई गई थी डीएमके को लेकर। तो अभी, लेकिन अभी चुनाव है जी। आपके सवाल में ही जवाब है कि चुनाव है, तब तक ये गर्मी लेकिन इस राजनीति में बच्चों का अहित नहीं होना चाहिए, जो कि देश का भविष्य है। ये कम से कम उनके विकल्प सीमित नहीं होने चाहिए, ये हम सबको तय करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। वक्त फिलहाल इतनी अनुमति दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि महाकुंभ में, महाशिवरात्रि पर आज महास्नान में कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु पवित्र आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इस खबर पे होगी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। बुआई का टाइम है, कुछ पैसे देंगे? नए औजार लाने हैं, पैसे ब्याज से उठाने पड़ेंगे। खाद खरीदना है, कुछ पैसे मिलेंगे? कितना घायल होता था किसान का स्वाभिमान जब जब वो लेता था पैसे उधार। पर अब वो दौर नहीं। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे किसान के बैंक खाते में डाल रहे हैं रुपए 6,000 पीएम किसान सम्मान निधि के। छोटे किसानों को पीएम किसान ने दी नई ऊर्जा। महिला किसानों की भी खेती में बढ़ी भागीदारी। बीज से बाजार तक किसान के साथ हर कदम खड़े रहे पीएम मोदी। एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीद हुई। समय पर किफायती और पर्याप्त खाद मिलता रहा। देश का कृषि बजट कई गुना बढ़ा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप से सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार बढ़ा। सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़े। अधिक पैदावार वाली बीज की किस्में बढ़ी। तभी तो आज किसान का साहस बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। पीएम किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ।
देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. और ब्रेक के बाद अब बात महाकुंभ की। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ संपन्न होने जा रहा है। 45 दिन चले महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान अब तक कर चुके हैं। तो इस बार महाकुंभ में कई बड़े बड़े कीर्तिमान या कहा जाए रिकॉर्ड भी स्थापित हुए हैं। 144 साल बाद विशेष संयोग में चले आस्था के इस महापर्व में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंचे। यूपी सरकार ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए तो भारी भीड़ को देखते हुए यातायात को लेकर भी विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ ही महाकुंभ दिव्य कुंभ 2025 संपन्न हो रहा है। आखिरी दिन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हुए। महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं का आंकड़ा 66 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। महाकुंभ के समापन के मौके पर इस बार महाशिवरात्रि का त्योहार खास तौर से अहम है। महाकुंभ के अंतिम पावन स्नान पर्व महाशिवरात्रि के लिए देश विदेश के श्रद्धालु मंगलवार की रात से ही महाकुंभ नगर पहुंचने लगे। महाशिवरात्रि के महापर्व पर श्रद्धालुओं की आस्था अपने शिखर पर नजर आई, जिसके फलस्वरूप दोपहर 12 बजे तक पवित्र संगम में 1 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। This is an amazing experience for sure, unforgettable. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहने पे। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं महाकुंभ देख पा रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है देखने पे। श्रद्धालुओं के इतने बड़े जनसागर के संगम तक पहुंचने और पवित्र स्नान के बाद उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज में पवित्र स्नान पर्व की व्यवस्थाओं की गोरखपुर मंदिर स्थित कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की। दिन में मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ 2025 के अंतिम दिन भारतीय वायुसेना ने मेला क्षेत्र में शानदार एयर शो का आयोजन किया। इस अद्भुत प्रदर्शन ने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। कुंभ के पावन अवसर पर जहां गंगा के तट पर साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, वहीं आकाश में वायुसेना के जाबाजों का कौशल देखने लायक था। शिवरात्रि महास्नान के दौरान श्रद्धालुओं को सुखोई लड़ाकू विमान से सलामी दी गई। वायुसेना के जाबाज पायलटों ने हवा में ऐसी कलाबाजियां दिखाई जिसे देखकर श्रद्धालु रोमांच से भर उठे। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ शाश्वत सनातन संस्कृति का महागर्व महापर्व महाकुंभ का औपचारिक समाप्ति महाशिवरात्रि के दिन हो गई। महाकुंभ 2025 ने नए प्रतिमान गढ़े, नए विश्व कीर्तिमान बनाए। महाशिवरात्रि के दिन भले ही इसका औपचारिक अवसान हुआ हो, लेकिन गंगा यमुना की अविरल अनंत धारा की तरह सत्य सनातन शाश्वत संस्कृति के मूल्य और विचार और भारत भारतीयता के संस्कार अनंत काल तक अनवरत प्रवाहमान रहेंगे, क्योंकि यह हमारे पुरखों के अविरल तप का फल है। ये पुण्य प्रवाह प्रबल है, शुभ संस्कृति का परिचायक भारत माँ का आंचल है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें।
गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है। इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें। ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। और ब्रेक के बाद आपको कुछ और खबरें दिखाएं उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। क्या बड़ी खबरें थी? बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ, ये अभी तक हमने इस बड़ी खबर को देखा। इसके अलावा स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन पर अमित शाह का वार हुआ है क्योंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे थे। इसके अलावा महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महास्नान, और आज औपचारिक तरीके से महाकुंभ का एक तरीके से खत्म हो जाएगा आज के स्नान के बाद से लेकर। तो ये तमाम बड़ी खबरों पे हमने आपको विस्तार से रूबरू कराया कि किस तरीके से इन खबरों पे हमने लगातार नजर बनी रही। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सांस्कृतिक उत्थान के लिए अतुलनीय काम किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास भी, विरासत भी की संकल्पना को साकार किया। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस काम को जमीन पे मूर्त रूप से उतारा है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारत का आध्यात्मिक स्वरूप देश का प्राण है चिरकाल से, लेकिन 1000 वर्ष की गुलामी के दौरान आध्यात्मिक स्वरूप पर ग्रहण लगा। लोग अपनी विरासत और संस्कृति से दूर होते चले गए। आध्यात्मिक शक्ति को लेकर संशय शंका में जीना आदत बन गई थी। लेकिन साल 2014 में एक बदलाव आया। केंद्र की सरकार संभाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। यहीं से शुरू हुआ बदलाव का दौर। प्रधानमंत्री का संकल्प था विकास भी, विरासत भी। पहला संकल्प रहा त्रासदी में तबाह हो चुके केदारनाथ धाम को दोबारा से भव्यता देना। श्रद्धालुओं की आस्था और उनकी जरूरतों के मुताबिक धाम को सजाया संवारा गया। 20 अक्टूबर 2017 को भव्य केदारनाथ धाम के लिए शिलान्यास हुआ। फिर एक बार बाबा ने मुझे बुला लिया। फिर एक बार खींचता चला आया बाबा के चरणों में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा विश्वनाथ। वाराणसी में उत्तर वाहिनी गंगा किनारे अवस्थित ये धाम अतिक्रमण और तंग गलियों की वजह से सिमट गया था। मंदिर परिसर महज 3000 वर्ग फुट में सिमटा हुआ था और ये मां गंगा के तट से बहुत दूर हो चला था। प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का शुभारंभ किया। नए स्वरूप में इसका विस्तार 5 लाख वर्ग फुट किया गया। गंगा तट से बाबा के दरबार तक श्रद्धालुओं को सीधे प्रवेश की व्यवस्था दी गई। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने खुद बाबा विश्वनाथ का अभिषेक पूजन किया और नए स्वरूप को श्रद्धालुओं के लिए आधिकारिक रूप से खोल दिया गया। 11 अक्टूबर 2022 एक बार फिर देश ने अपने सांस्कृतिक वैभव की छठा देखी। उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया। मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार ने कॉरिडोर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाई। मंदिर प्रांगण की आभा अपने दिव्य भव्य स्वरूप में जीवंत हो उठी। प्रधानमंत्री का ये सफर यहीं रुकने वाला नहीं था। देवादिदेव महादेव के बाद एक संकल्प था
मां काली के नाम। गुजरात के पंचमहाल जिले में पावागढ़ स्थित माता कालिका मंदिर ने सदियां बदलती हुई देखी, युग बदलते हुए देखा, राजपाट बदलते देखा, लेकिन नहीं देखा था तो अपना शिखर। 15वीं शताब्दी यानी करीब बीते 500 साल से मंदिर बिना शिखर के था। इंतजार खत्म हुआ 18 जून 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह अद्भुत क्षण आया जब शक्ति पीठ में से एक इस मंदिर का शिखर स्थापित हुआ और प्रधानमंत्री ने ध्वज फहराया। इस पुनर्जागरण काल में सबसे बड़ा सौभाग्य 22 जनवरी 2024 को आया, जब देश की चेतना, सामान्य जन का आधार, सत्य और न्याय की मूर्ति प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अयोध्या में ये क्षण सदियों के एक संघर्ष इंतजार के बाद आया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उनकी जन्मभूमि पर 500 साल बाद मंदिर बना और टेंट से निकलकर रामलला अपने नए स्थायी गर्भगृह में पहुंच गए। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। साल 2024 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने तीर्थराज प्रयागराज में अक्षय वट और ऋषि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अक्षय वट के दर्शन पाकर आह्लादित हो उठे। सुविधाजनक कॉरिडोर ने उनकी आराधना और आस्था को नई ऊंचाई दी। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का काल संभव हुआ। इस संकल्प के पीछे प्रधानमंत्री की जो शक्ति है, जो वैभव है, जो उत्कर्ष है, उसके मूल में है सेवा, मोक्ष और राष्ट्रहित। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि महाशिवरात्रि पर कैसे देश भर में बम बम भोले हो रहा है। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं। इस खबर पे नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।
यूरोपीय संघ के एआई वर्किंग ग्रुप के सह अध्यक्ष माइकल मैकनामारा ने हमारे संवाददाता गौतम राय से खास बातचीत में कहा है कि एआई के इस्तेमाल को लेकर अपना रास्ता चुनना भारत पर निर्भर करता है। What do you make of how India is dealing with the AI landscape right now? It has an AI mission, so it wants to develop AI to the kind of advantages that it can deliver, and also at the same time, it is in the process of working out an AI law. It's a matter for India it's a sovereign decision for India to determine which approach it takes, whether it takes the regulation-free model or believes that there are risks inherent in AI and that they need to be mitigated and society needs to be protected from those. The Indian government did sign up to the declaration that accompanied the AI summit in Paris, as did the Chinese government, it must be acknowledged. The United States didn't, and neither did the United Kingdom, which came as perhaps maybe more of a surprise than the United States. वहीं मैकनामारा ने इस बातचीत में आगे कहा कि ईयू ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके एआई कानून के अनुपालन का भार बड़ी आईटी कंपनियों पर पड़े, न कि छोटे उद्यमों पर। I'd be very slow to give advice to a country of this size and magnitude and economic force of India, but I think I say what I think is beneficial in the European model, in the European context, is at least looking to mitigate risk, looking to ensure that the worst risk is mitigated, but also ensuring that regulatory burden falls on large developers who have the economic ability to sustain that rather than SMEs. I mean, there is a concerted effort in Europe to ensure that a regulatory burden doesn't fall on SMEs. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि खबर जल्दी जल्दी में कौन सी है आज की बड़ी राष्ट्रीय खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। बनर्जी दा क्यों नाचो दादा सर मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेहता जी केम छो। अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में तीसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस आरोप पत्र में एक अभिषेक बनर्जी नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है। 28 पन्नों की चार्जशीट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि अभिषेक बनर्जी कौन है या उनकी पहचान क्या है। हालांकि अन्य लोगों की पहचान लिखी गई है। इसके तुरंत बाद अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने आरोप लगाया है कि CBI जानबूझकर उनके वकील को परेशान कर रही है, जबकि अभिषेक बनर्जी ने हर तरह से CBI का सहयोग किया है। गौरतलब है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक के इस भर्ती घोटाले के कारण 26,000
अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। देश में श्रद्धालु आज भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। देश भर के शिवालयों में आज विशेष पूजा अर्चना हो रही है तो मंदिरों को विशेष तरह से सजाया गया है। आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जो देर शाम तक लगातार जारी है। कैसे आज भगवान शिव की हुई आराधना, आप देखिए इस खबर को। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश और विदेश के मंदिरों में गूंज रहा है हर हर महादेव का नारा। महाशिवरात्रि के मौके पर भोले भंडारी का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में भक्तों का जन समुदाय उमड़ पड़ा। श्रद्धालु पूरे उत्साह और उमंग के साथ शिवालयों में गए और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। शिव की नगरी काशी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए देर रात से लंबी कतार लगी रही। हजारों लोगों ने दर्शन किया। हर हर महादेव के उद्घोष से बाबा का दरबार गूंज उठा। महाशिवरात्रि पर्व पर मध्य प्रदेश में उज्जैन के ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर मंदिर पर दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जलाभिषेक के लिए सुबह से ही महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजधानी दिल्ली में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। लोगों ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। झारखंड स्थित मनोकामना लिंग वैद्यनाथ धाम में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यूपी के तमाम शहरों में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनी। राम की नगरी अयोध्या में शिवालयों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का अनुष्ठान भी हुआ। गोरखपुर में भी लोगों ने शिव की आराधना की। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। शिवरात्रि को लेकर कश्मीरी पंडितों का खैरात पर्व मंगलवार से ही शुरू हो गया है। अगले 2 दिन तक भगवान शिव की पूजा चलेगी। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भी भक्त बम बम बोले का जयकारा लगा रहे हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 6 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हुई। बाबा केदार को बाल भोग और महाभोग लगाते हुए आरती की गई। विदेश में भी महाशिवरात्रि मन रही है। नेपाल में महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। काठमांडू स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। म्यांमार में भी भारत की तरह ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। 200 म्यांमार और भारतीय प्रतिभागियों ने इंडिया सेंटर में महाशिवरात्रि योग कार्यशाला में भाग लिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महाशिवरात्रि पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मैं सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि हम सब पर देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, सभी देशवासियों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित पावन पर्व महाशिवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। यह दिव्य अवसर आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, साथ ही विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ करे, यही कामना है। हर हर महादेव। इसके साथ ही पीएम ने एक वीडियो भी साझा किया। महाशिवरात्रि का ये पर्व हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।